वस्तुएं। अब देखिए भारत में जो आयात की जाती थी वो खासकर मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, कहवा, सोना, शहद, चाय, चीनी, कस्तूरी, टीन सिंगापुर से आता था। मसाले, इस्र, शराब, चीनी इंडोनेशिया से आता था। कागज़ आदि के साथ हाथी दांत जो था अफ्रीका से आता था, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हाथी पाई जाती हैं। सफ़ेद हाथी भी पाई जाती हैं। तांबा, लोहा, शीशा यूरोप से आता था। अब देखिए भारत में जो निर्यात की जाती थी वस्तुएं, निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र था, क्योंकि मैंने बताया कि सूती वस्त्र का जो केंद्र होता था खासकर अहमदाबाद, ढाका और आपके मुसलीपट्टनम, ये स्थान पे सूती वस्त्र का केंद्र हुआ करता था, जो काफ़ी प्रसिद्ध था। कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान और नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च, मसाले और रत्न, औषधियाँ वगैरह भारत से निर्यात की जाती थी। ठीक, बड़े मात्रा में भारत से ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी विदेशों में। और इन वस्तुओं को विदेश के सभी मंडियों में इसका मांग बड़े पैमाने पर था। 18वीं शताब्दी में भारत का निर्यात भारत के आयात से अधिक था। भारत में जो वस्तुएं आयात की जाती थी उन वस्तुओं की अपेक्षा निर्यात की वस्तुएं ज़्यादा होती थी। ठीक है। तो इसको आयात निर्यात को संतुलन करने के लिए विदेशी व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। जब अंग्रेजों के पास जो विदेशी जो यहाँ से वस्तु जो खरीदते थे उसको संतुलित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था, तो उसके बदले में सोना, चांदी इत्यादि दे के उसको संतुलित करते थे, जिसको हम आगे हम बताएंगे। इसको बुलियन कहा जाता है। बुलियन 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 को कहा जाता है सोना चांदी वगैरह से संतुलित किया जाता था व्यापार को। ठीक है। 18वीं सदी में भारत का आंतरिक व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित था। ठीक है। आंतरिक जो व्यापार है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद से। महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। अब देखिए 18वीं सदी आते आते भारत खासकर महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में जहाज का निर्माण होने लगा था भारत में। 18वीं सदी की औसत साक्षरता ब्रिटिश सरकार शासन काल की अपेक्षा कम नहीं थी। 18वीं सदी की औसत साक्षरता जो थी ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी। जाति नियम अत्यंत कठोर था। भारत में जाति व्यवस्था हमेशा से ही भारत को नुकसान किया है। अगर खासकर भारत में अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होगा, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता, जाति व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जैसे कि कुछ जो ब्राह्मणवाद जो था, जैसे जैसे ब्राह्मणवाद को हम देखेंगे, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में से हम लोग बताएंगे इसको पूरा क्लियर, कि जब जैसे जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल जैसे जैसे आया, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त उसके पश्चात की जो काल था, तो जैसे जैसे समाज पे ब्राह्मणवाद हावी होता गया तो ब्राह्मणों समाज पे नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिए और उन लोगों ने अपने तरीक़ा से नियम कानून बनाना शुरू कर दिए, जिसके वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने तय करना शुरू कर दिया कि कौन ब्राह्मण है, कौन उच्च है, कौन निम्न है। तो कर्म के आधार पे ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण वो होगा जो कर्म के आधार पे उसको ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान बांटना और धन प्राप्त करना ब्राह्मणों का काम है। क्षत्रियों का काम है युद्ध में भाग लेना, वैश्यों का काम है कृषि के काम करना और सारी चीज़ें काम करना, जो शूद्र हैं वो सफाई और काम करना, इन सारी चीज़ों का काम करना सबसे निम्न लोग। तो उसके बाद भी जातियों में बांट दिया गया कि क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो उस समय जो विदेशी आक्रांत जो आते थे, खास करके जैसे उस समय प्राचीन काल में आए, जैसे शक आए, कुषाण आए और भी विदेशी आक्रमण जो आए, चाहे मध्यकाल में भी आए, तो इनसे लड़ने के लिए केवल क्षत्रिय समाज के लोग वही जाते थे, युद्ध में भाग लेते थे, अन्य लोग युद्ध में भाग नहीं लेते थे। तो स्वाभाविक है कि एक समाज का एक बड़ा भाग युद्ध में भाग नहीं लेगा, तो कुछ मुट्ठी वाले लोग युद्ध में अगर भाग लेंगे तो स्वाभाविक है कि उसको पराजित होना निश्चित है। अगर सारे लोग अगर मिल के सभी वर्णों के लोग अगर युद्ध में भाग लेते तो शायद कोई भी विदेशी आक्रांत भारत को गुलाम नहीं बना पाता, चाहे वो कुषाण हो, चाहे शक हो, चाहे और भी आर्य हों, चाहे बाद में आप देखिए मध्यकाल में बाबर हों, चाहे और भी लोग जो आए, अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत को गुलाम बना के रखे। तो भारत में धार्मिक जो विभाजन जो था वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, ये जो समाज को हमेशा देश को नुकसान पहुंचाया है। और आज़ादी के बाद से भी जाति और वर्ण व्यवस्था के लेके भारत में राजनीति की जाती है, जिसकी वजह से भारत की स्थिति और लगातार खराब होती जा रही है। 18वीं सदी के
वही साक्षरता बहुत कम थी। फिर जाति नियम का कठोरता, अंतर्जातीय विवाह निषेध था। जैसे कि आज की डेट में भी जैसे कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकता, क्षत्रिय लड़की कोई ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता, कोई दलित ओबीसी से नहीं करता, ब्राह्मण से। ये जो है जाति व्यवस्था के जो नियम कानून जो बनाया गया था, ये कुछ संकुचित सोच रखने वाले लोग थे जो समाज को नियंत्रण बनाए रखे थे, जिसके वजह से देश का हमेशा से नुकसान हुआ। और आज की डेट में भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इस नियम कानून को बनाए रखना चाहते हैं कि जाति अंतर्जातीय विवाह को बनाए रखना चाहते हैं कि। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ, जैसे ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ रहा है, जब दुनिया एक दूसरे से धीरे धीरे मिलती जुलती जा रही है, तो लोग पहनावा हर चीज़ परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे जैसे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, स्थितियाँ बदलती जा रही हैं, लोग डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं। 18वीं सदी में परिवार व्यवस्था प्रतिशतात्मक थी, परंतु केरल में परिवार पर मातृ प्रधान थी। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे आज की डेट में भी देखिए कि जब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, जब हम बात करते हैं, तो आज की डेट में भी लिंगानुपात केरल में महिलाओं की संख्या 1084 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, जबकि भारत में ये अपवाद है। अन्य राज्यों में हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में पता चलता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 800 कुछ है। उत्तर प्रदेश में यहाँ 900 कुछ है। तो ये धीरे धीरे जो है स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। ठीक है, परंतु केरल में मातृ प्रधान था, प्रतिशतात्मक थी। और आगे हम बात करेंगे कि पर्दा प्रथा के पर्दा प्रथा केवल उत्तर भारत में प्रचलित थी, दक्षिण भारत में नहीं था। जैसे कि महिलाएं जो अपने जो बड़े होते हैं शादी के बाद, उनके सामने वो घूंघट काट के आती हैं, तो ये जो पर्दा प्रथा था ये काफ़ी उत्तर भारत में प्रचलित था, जबकि दक्षिण भारत में इस तरह की कोई प्रथा नहीं हुआ करती थी। बाल विवाह प्रथा पूरे देश में प्रचलित था। छोटे पर ही शादी कर देना, 4 साल पे, 8 साल पे, 7 साल पे ही लड़कियों को शादी कर दिया जाता था। फिर जब वयस्क होने के बाद उनकी गौना किया जाता था। इस तरह की परंपरा पूरे देश में लागू थी। खैर बाद में धीरे धीरे बाल विवाह खत्म हो गया, एक समय निर्धारित कर दिया कि 14 साल के बाद ही महिलाओं की शादी हो सकती है। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। देखिए जो भी धार्मिक जो वर्चस्व था, आज की डेट में भी देखिए कि धर्म के नाम पे राजनीति आज की डेट में उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर भारत में ही बड़े बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद है, जो समाज को एकदम जकड़ के रखा है, वहीं पर दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो उस तरह के ब्राह्मणवाद उतना वर्चस्व नहीं था। और मंदिर वंदिर बहुत सारी चीज़ें उत्तर भारत में ज़्यादा होंगी। देखिए धर्म के नाम पे हमेशा राजनीति होती रहती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसे तमाम फैक्टर देखेंगे कि, और जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक धर्म के नाम पे राजनीति होती रहेगी, ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। वहीं पर दक्षिण भारत में देखिए कि साक्षरता दर भी अच्छी है, सेक्स रेशियो भी अच्छा है, और तमाम तरह की समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में है, वो दक्षिण भारत में आपको देखने के नहीं मिलेगा। सती प्रथा जो था वो केवल उत्तर भारत में प्रचलित थी। जैसे कि पुरुषों के मरने के बाद महिलाओं को चिता पर ही जला दिया जाता था। खैर बाद में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद से धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित हुई। कई बहुत सारे समाज सुधारकों ने अपने हाथ बढ़ाए, जो प्रयास किए, जिसकी वजह से इसको कानून बना के इसको रोकने का प्रयास किया गया था। आमेर के राजा सवाई जय सिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी इनको सफलता नहीं मिली, जब तक अंग्रेजों ने कानून नहीं बनाया। कानून बनने के बावजूद भी ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती रहती थीं। क्योंकि कुछ रूढ़िवादी लोग थे, इसको विरोध में रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे धर्म में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकार द्वारा, जबकि नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का यह मानना था कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। 18वीं सदी में हिंदू मुसलमानों में मित्रता रही। 18वीं सदी तक तो स्थिति काफ़ी अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे वो आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और बंगाल विभाजन होता है 1905 में।
उसके बाद हिंदू मुसलमानों का जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है वो धीरे धीरे चालू हो जाता है, जो आगे चल के भारत के विभाजन के कारण बनता है। सामंत और सरदारों में लड़ाई और राजनीति धर्मनिरपेक्ष थी। जो सामंत जो थे, जो सरदार थे, उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो धार्मिक रूप से निरपेक्ष हुआ करती थी। वो हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होता था। वो सबके लिए समान था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके समान टैक्स कर वो लगाते थे लोग। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थितियाँ बदल गईं और जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने समाज को बांटना शुरू किया हिंदू और मुसलमानों को, स्थितियाँ बदलती गईं। नवीन राज्यों का उत्थान कैसे हुआ? इसका कारण क्या है? 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनीतिक शून्य स्थिति। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता, और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बहादुर शाह जफर जो था उसके ख़त्म होने के बाद से स्थितियाँ धीरे धीरे बदल गईं, क्योंकि कोई प्रतिद्वंदी नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो एकदम स्थिति स्थिर हो गई और अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से देश पर नियंत्रण हो गया था। मुगल सूबेदार और एवं प्रादेशिक सरदारों की अर्ध स्वतंत्र और स्वतंत्र राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, जो जो केंद्र की सत्ता होती है वो नियंत्रित करती है। लेकिन जैसे जैसे केंद्र की का पतन हुआ बहादुर शाह जफर के ख़त्म होने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य थे जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, वहाँ के जो जो छोटे शासक थे वहाँ के स्वतंत्र शासक बन गए और स्वतंत्र शासकों को धीरे धीरे हरा के सरकार, अंग्रेजी सरकार ने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया था। मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों का विद्रोह एवं स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, मराठा, अफगान, पंजाब, जाट, ये सारे स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित कर दिए थे और कभी एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी का फ़ायदा उठा के संधि के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा हुआ, पूरे देश को गुलाम बना के रखा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का अभाव। देश के दिल्ली के बाद से जो जैसे कि बंगाल है, तमिलनाडु है, आज के डेट में जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, असम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इन क्षेत्रों पे जिनका केंद्र का नियंत्रण धीरे खत्म होने लगा। स्थानीय स्तर पर जो स्वतंत्र शासक आने लगे जिसकी वजह से मुगल का प्रभाव जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा।